बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 11 नवंबर। इमरान सीरीज। मुसन्निफ इब्ने सफ़ी। योकावा की गाड़ी एक तवील व अरीज कंपाउंड में दाखिल हुई और पोर्च में जा रुकी। गाड़ी से उतरकर वो इमारत के सदर दरवाजे से गुजरता हुआ एक कमरे में पहुंचा और फ़ोन का रिसीवर उठाकर माउथ पीस में बोला, इट इज़ योकावा सर। यस, दूसरी तरफ से आवाज़ आई। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी यही बताती है कि इसका दिल फट गया था, योकावा ने कहा। काश तुम में से कोई इसे गिरते हुए देख सका होता, दूसरी तरफ से आवाज़ आई। मैं गिरते वक्त की सही पोजीशन मालूम करना चाहता हूँ। पोजीशन जनाब, मैं समझा नहीं, योकावा ने कहा। वो किसी पहलू पर गिरी थी या पेट के बल, आवाज़ आई। इसका पता लगवाना दुश्वार है जनाब, योकावा ने कहा। खैर, अब दूसरे केस पर बखूबी नज़र रखना, आवाज़ आई। बहुत बेहतर जनाब, योकावा ने कहा। हाँ, इसके बारे में क्या रिपोर्ट है, आवाज़ आई। जनाब, वो मुझे सिर्फ एक ओबाश आदमी मालूम होता है। पिछली रात वो अपने दोस्त के घर गया था, वहाँ एक औरत भी आ पहुंची। वो दरअसल इसी की तलाश में थी और गुस्से से पागल नजर आ रही थी, योकावा ने कहा। तो फिर हमें उससे क्या, दूसरी तरफ से सवाल किया गया। मतलब ये कि वो इससे शादी करने पर मुसिर थी और वो निकल भागा था। मैं दरअसल इस वाक़े से इस नतीजे पर पहुंचा हूँ कि उसे लड़कियों के चक्कर में रहने की आदत है, योकावा ने कहा। फिर इसे 11 नवंबर का हवाला क्यों दिया था, आवाज़ आई। लिज़ी ने रिपोर्ट दी थी कि वो हमारे दो आदमियों को रोज़ी के बारे में गुफ्तगू करते सुन ही के कर उसकी तरफ मुतवज्जा हुआ था। हो सकता है इसकी ज़बान से 11 नवंबर के मुतालिक भी कुछ सुन पाया हो। कुछ भी हो, मैं किसी किस्म का हंगामा नहीं चाहता, मुझे सुकून से अपना काम करना है, आवाज़ आई। आप मुतमईन रहें जनाब, सारे काम आपकी मर्ज़ी के मुताबिक होंगे, योकावा ने कहा। बस मोहतात रहो, दूसरी तरफ से आवाज़ आई और सिलसिला मुनक़ता हो गया। एक बार फिर इसकी गाड़ी सड़क पर दौड़ रही थी। कुछ देर बाद एक टेलीफोन बूथ के करीब रुका। इसमें दाखिल होकर किसी के नंबर डायल किए और माउथपीस में बोला, हेलो, कौन है? अच्छा, देखो, मैं 613 के पास मिलूंगा ठीक 10 मिनट बाद, तुम्हें वहाँ मौजूद रहना है। कॉल डिस्कनेक्ट करने के बाद वो फिर गाड़ी में आ बैठा और शहर के इस इलाके में जहाँ सिक्स्थ स्ट्रीट और 13th स्ट्रीट का संगम था, पहुंचकर एक जगह गाड़ी पार्क कर दी। बार बार घड़ी देखे जा रहा था। फिर एक नीले रंग की स्पोर्ट्स कार भी इसी के करीब आकर रुकी। इस पर से इसी का एक हम वतन उतरकर आगे बढ़ा। मुझे देर तो नहीं हुई, इसने योकावा से पूछा। नहीं, ठीक है, और गालिबन हम वहीं पहुंचे हैं जहां पहुंचना चाहिए था, योकावा ने कहा। इमारत तो यही है, वो सामने वाली इमारत की तरफ इशारा करके बोला। लेकिन यकीन के साथ फ्लैट का तयन नहीं किया जा सकता। फिर क्या सूरत होगी, योकावा ने पुरतशवीश लहजे में कहा। ठीक 5 मिनट बाद मैं एक मखसूस इशारा करूंगा, दूसरे आदमी ने घड़ी पर नजर डालते हुए कहा। इसके बाद अगर इशारे का जवाब मिला तो इसकी मौजूदगी जाहिर हो जाएगी, वरना फिर दूसरे अहकामात का मुंतज़िर रहना पड़ेगा। योकावा ने जेब से सिगरेट का पैकेट निकालकर इसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, इतनी देर में हम एक सिगरेट ख़त्म कर सकते हैं। दूसरे आदमी ने सिगरेट लेकर सुलगाया और घड़ी पर नज़र जमाए रहा। ठीक 5 मिनट बाद इसे अंगड़ाई देते हुए अपने हाथों से क्रॉस बनाया और सामने वाली इमारत की एक खिड़की से बड़े बालों वाले छोटे से सफ़ेद कुत्ते ने सड़क पर छलांग लगाई और अपने मुंह में दबे हुए कागज़ के एक टुकड़े को इनके करीब गिराता हुआ दूसरी तरफ निकल गया। योकावा ने झुककर वो कार्ड उठा लिया। दूसरा आदमी भी इसके करीब आ गया। कार्ड पर तहरीर था, 11 नवंबर। मेरा काम ख़त्म हो गया, अब तुम जानो, दूसरे आदमी ने कहा और अपनी स्पोर्ट्स कार में बैठकर वहाँ से रवाना हो गया। योकावा कार्ड लिए खड़ा रहा। जब स्पोर्ट्स कार अगले मोड़ पर नज़रों से उछल हो गई तो आहिस्ता आहिस्ता इमारत की तरफ बढ़ने लगा। थोड़ी देर बाद वो एक फ्लैट के बंद दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। दरवाज़ा खुला, सामने एक अधेड़ उम्र का आदमी खड़ा नजर आया। योकावा ने वही कार्ड इसकी तरफ बढ़ा दिया जो सड़क पर कुत्ते के मुंह से गिरा था। अंदर आ जाओ, अजनबी ने कहा। यह किसी मगरबी मुल्क का बाशिंदा मालूम होता था। योकावा कमरे में दाखिल हुआ। अजनबी ने एक कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए कहा, बैठ जाओ। फिर वो इसे वहीं छोड़कर दूसरे कमरे में चला गया। योकावा ने दूसरा सिगरेट सुलगाया और हल्के हल्के कश लेता रहा। तकरीबन 5-6 मिनट बाद अजनबी फिर वापस आया। इसे लिबास तब्दील कर लिया था, गालिबन कहीं और जाने की तैयारी थी। चलो, उसने योकावा से कहा और योकावा चुपचाप उठ गया। थोड़ी देर बाद योकावा अपनी गाड़ी ड्राइव कर रहा था और अजनबी इसके बराबर बैठा हुआ उसे रास्तों के मुतालिक हिदायत दे रहा था।
शहर की मुख्तलिफ सड़कों से गुजरते हुए वो मॉडल कॉलोनी में दाखिल हो गए। इमरान इस वक्त मेकअप में था। सुबह ही से युकावा के ताकुब में रहा था। अभी से इसको इस सफ़ेद फाम आदमी के साथ मॉडल कॉलोनी की एक इमारत में दाखिल होते देखा। इसने अपना स्कूटर इमारत के सामने सड़क की दूसरी जानिब रोक दिया। युकावा भी अपनी गाड़ी सड़क पर ही छोड़ दी थी। तकरीबन 1 घंटे तक वो इनकी वापसी का मुंतजिर रहा, लेकिन वो इमारत से बरामद ना हुई। युकावा की गाड़ी अब भी सड़क पर ही मौजूद थी। इमरान इस अरसे में अपने स्कूटर से इस तरह उलझता रहा था जैसे इसमें कोई खराबी हो गई हो। पूरे 1.5 घंटे बाद युकावा का सफ़ेद फाम साथी इमारत से बरामद हुआ और युकावा की गाड़ी में बैठकर रफू चक्कर हो गया। इमरान ने इसके इस अंदाज में कोई ख़ास बात महसूस की। वो इसी हैज़ बहज़ में रहा कि अब इसे क्या करना चाहिए, और गाड़ी अगले मोड़ों पर नज़रों से ओझल हो गई। छठी इस कही थी कि उसे इसके पीछे ना जाना चाहिए। उसने सीट के नीचे से चुरमी बैग निकाला और इमारत की तरफ बढ़ने लगा। बैग में एक इंश्योरेंस कंपनी का लिटरेचर था जो इमारत के मकीनों से तारुफ हासिल करवाने में मददगार साबित होता। बरामदे में पहुंचकर इसने कॉल बेल का बटन दिया। दबाता ही रहा, लेकिन अंदर से कोई जवाब ना मिला। 2 मिनट गुजर गए। फिर से दरवाजे का हैंडल घुमाया और दरवाज़ा खुलता चला गया। राहदारी सुनसान पड़ी थी। वो आगे बढ़ता गया। इमारत में इसके कदमों की आवाज़ के अलावा और किसी किस्म की आवाज़ नहीं थी। सारे कमरे खाली नजर आए। किचन में आया तो इसकी हालत से मालूम होता था जैसे उसे अरसे से इस्तेमाल ना किया गया हो। एक बार फिर वो कमरे में आया और जैसे ही बाथरूम का दरवाज़ा खोला तो जहाँ खड़ा था वहीं खड़ा रह गया। युकावा ज़मीन पर चत पड़ा था और इसकी गर्दन कटी हुई थी। इमरान बहुत एहतियात से आगे बढ़ा। लाश के सर के करीब एक कार्ड पड़ा हुआ नजर आया जिस पर 11 नवंबर तहरीर था। उसने जेब से स्पाई कैमरा निकाला और लाश की तस्वीरें कई जावियों से खींची। फिर सारे कैमरों के दरवाज़ों के हैंडल साफ करता फिरा। थोड़ी देर बाद इसका स्कूटर शहर की तरफ उड़ा जा रहा था। सफदर और वो साथ ही चले थे। सफदर अपनी गाड़ी में था और इमरान ने स्कूटर संभाला था। फिर इस जगह से दोनों की राहें अलग हो गई थी जहाँ से युकावा का पहला साथी रुखसत हुआ था। सफदर ने इसका ताकुब शुरू कर दिया था और इमरान युकावा का ताकुब करता हुआ मॉडल कॉलोनी की इस इमारत तक जा पहुंचा था और फिर इसका ताकुब का इख्तिताम युकावा के कत्ल पर हुआ। शहर पहुंचकर सबसे पहले इसने एक पब्लिक टेलीफोन बूथ पर हेडक्वार्टर से रब्ता कायम किया। जूलिया ने कॉल रिसीव की। इमरान ने एकसू की आवाज़ में कहा, मॉडल कॉलोनी की तीसरी सड़क पर कोठी नंबर 7 में एक लाश पड़ी है। पुलिस को इत्तला दे दो और पुलिस की तफ्तीशगाह से आगाह रहो। मैं किसी वक्त रिपोर्ट तलब कर लूँगा। बहुत बेहतर जनाब। दूसरी तरफ से आवाज़ आई और इमरान ने सिलसिला मुनक़ता कर दिया। युकावा की रिहाइशगाह का इल्म उसे नहीं था। आज बस यूं ही एक जगह मुठभेड़ हो गई थी और इसने इसका ताकुब शुरू कर दिया था। वैसे निकला था उसी की तलाश में। फिर जब वो टिपटॉप में नाश्ता करने लगा था तो इमरान ने सब फ़ोन करके सफदर को भी वहीं तलब कर लिया था। ऐसा ना करता तो इस वक्त शायद वो अफसोस कर रहा होता, क्योंकि युकावा के बाद फिर इनमें कोई आदमी नज़र में ना रहता। सफदर की मौजूदगी की बिना पर वो कम अज़ कम वो इसके साथी का ताकुब तो करा ही सकता था। आज 3 इमारतें भी इसके इल्म में आई थीं। पहली वो इमारत जहाँ युकावा तनहा गया था, दूसरी वो जहाँ से एक सफ़ेद फार्म गैर मुल्की के इसके साथ हुआ था, और तीसरी वो जहाँ इसकी लाश पाई गई थी। वापसी पर इमरान ने सबसे पहले इस इमारत का रुख किया जिसकी एक खिड़की से कुत्ता कूदा था, लेकिन ये ज़रूरी नहीं था कि सफ़ेद फार्म गैर मुल्की फिर वहीं वापस गया हो। बहरहाल इसे देखना तो था ही। फ्लैट के दरवाजे पर दस्तक देते वक्त भी इसे पूरी तरह यकीन नहीं था कि वहाँ कोई मौजूद होगा, लेकिन दूसरे ही लम्हे अंदर से कदमों की चाप सुनाई दी। किसी ने दरवाज़ा खोला और इमरान पहुँच कर रह गया। ये लिज़ी थी, लेकिन उसने तो उसे कहीं और छोड़ा था। चलते वक्त लिज़ी ने उससे कहा था कि वो वहीं उसका इंतज़ार करेगी और तन्हा बाहर नहीं जाएगी। तुम कौन हो और क्या चाहते हो? उसने इमरान से दरश्त लहजे में पूछा। मैं प्रॉपर्टी टैक्सेशन का ऑफिस से आया हूँ, इमरान बोला। तो फिर मालिक मकान के पास जाओ, हम तो किराएदार हैं। आप इस फ्लैट का कितना किराया अदा करती हैं? इमरान ने पूछा। मुझे इल्म नहीं, मैं दरअसल साहिब खाना की मेहमान हूँ और साहिब खाना इस वक्त मौजूद नहीं, वो गड़बड़ाकर बोली। साहिब खाना का नाम तो जानती होंगी? इमरान ने पूछा। इनका नाम हेम्फ्रे निकोलाई है। क्या करते हैं? इमरान ने पूछा। किसी फर्म के मैनेजर हैं शायद, लिज़ी बोली। क्या आप अंदाज़न भी इस फ्लैट का किराया ना बता सकेंगे? इमरान ने पूछा। जी नहीं, मुझे अफसोस है, लिज़ी बोली। बात दरअसल ये है कि गैर मुल्कियों से ये लोग ज़्यादा किराया वसूल करने लगे हैं और ये हमारी हुकूमत को पसंद नहीं, इमरान ने कहा। आपके ऑफिस में आपको मुत्तला कर दिया जाएगा, लिज़ी ने कहा। बराए करम पता नोट फरमाइए, इमरान ने कहा।
इमरान टैक्सेशन ऑफिस का पता उसे लिखवाकर फिर सड़क पर वापस चला आया। उसे उस गैर मुल्की का इंतजार था जो मॉडल कॉलोनी वाली इमारत से योकावा की गाड़ी में फरार हुआ था। मुमकिन है उसी का नाम हेम्फ्रे निकोलाई रहा हो। लेकिन ये लड़की लिजी, ये तो योकावा के साथ थी और अब योकावा के कातिल के फ्लैट में नजर आ रही है। इसे बहरहाल वहीं रुककर लिजी के मुतालिक भी मालूमात हासिल करनी थी। आधे घंटे तक वो इसी सड़क पर वक्त गुजारी करता रहा। आखिरकार वो सफेद फार्म भी दिखाई दिया, लेकिन गाड़ी योकावा वाली नहीं थी। गाड़ी छोड़कर वो फ्लैट में चला गया और थोड़ी देर बाद एक वजनी सा बैग उठाए हुए वापस आया। लिजी इसके साथ थी। दोनों गाड़ी में बैठ गए। गाड़ी चल पड़ी और इमरान को मेकअप पर भी रेडीमेड मेकअप चढ़ाना पड़ा। वही फूली हुई नाक और घनी मूंछों वाला मेकअप जो हर वक्त बैग में पड़ा रहता था। अगर फ्लैट में लिजी से मुलाकात ना हुई होती तो फिर इसकी ज़रूरत पेश नहीं आती। ताकुब जारी रहा। कुछ देर बाद अगली गाड़ी कैफे अरगनों के सामने जाकर रुकी। गालिबन वो वहाँ लंच करना चाहते थे। इनके हॉल में दाखिल होने के बाद इमरान ने भी स्कूटर सड़क के किनारे फुटपाथ से लगाकर खड़ा कर दिया। हॉल में पहुंचे तो इत्तफाकन इन दोनों के करीब ही दो तीन मेज़ें खाली नजर आईं और इसने इनमें से अपने लिए एक को मुंतखब कर लिया। यहाँ से वो इनकी गुफ्तगू बखूबी सुन सकता था। लिजी कह रही थी, मेरा मशवरा है कि तुम भी मेरे साथ ही चलो। नहीं, इस तरह खेल बिगड़ जाएगा। तुम्हें मुझसे मिलना ही नहीं चाहिए था। खैर, अब यहाँ से सीधी वहीं जाना जहाँ मुकीम हो। दूसरी आवाज़ आई। फिर तुम मुझे कहाँ मिलोगे? लिजी बोली। मुझे तुम 30562 रिंग कर सकती हो। क्या तुम्हारी मौजूदा ज्ञामगाह में फ़ोन भी मौजूद है? लेकिन मुझे नंबर याद नहीं। तुम अपने नंबर नोट करके मुझे दे दो, मैं तुमसे रब्ता कायम कर लूँगी। लिजी की आवाज़ आई। इससे अपनी नोटबुक से एक वर्क फाड़कर नंबर लिखे और लिजी को देता हुआ बोला, अब मुझे लगता है कि वो लोग तुमसे रब्ता कायम करते हैं। यह बात सिर्फ योकावा की हद तक ही रह जाती है। दूसरी आवाज़ आई। मैं ज़्यादातर इस आदमी के बारे में सोचती रहती हूँ जिस पर योकावा ने मुझे मुसल्लत किया था। लिजी ने कहा। वो कैसा आदमी है? सफेद फार्म ने कहा। कुछ पता ही नहीं चलता। कभी बच्चों की सी बातें करने लगता है और कभी ऐसा मालूम होता है जैसे बहुत ज़्यादा चालाक हो। लिजी ने कहा। मुझे इसके बारे में तफसील बताओ, सफेद फार्म बोला। लिजी इमरान की कहानी शुरू कर दी। योकावा ने उसे रोज़ी का ताकुब करते देखा था और फिर वो एक दिन 11 नवंबर का हवाला भी दे बैठा। इसे तशवीश हुई और इसने इसकी असलियत जाननी चाहिए। मुझे इसके पीछे लगाया और ख़ुद इसके साथ चल दी। बहरहाल मकसद यही था कि मैं इसके बारे में पूरी तरह छानबीन करके योकावा को रिपोर्ट दूं। लेकिन अब मैं किसे रिपोर्ट दूंगी, क्योंकि तुम्हारे बयान के मुताबिक तो योकावा दूसरी दुनिया में पहुंच चुका है। लिजी ने कहा। अगर किसी ने तुमसे रिपोर्ट तलब की तो मेरे लिए बड़ी आसानी हो जाएगी, लेकिन योकावा के बाद इनका और कोई आदमी फ़िलहाल मेरी नज़र में नहीं है। सफेद फार्म ने कहा। लेकिन ये हुआ कैसे? लिजी ने पूछा। फिर बताऊंगा। तुम जल्दी से लंच करो और यहाँ से टैक्सी ले लेना। मैं अब तुम्हारे साथ बाहर देखा जाना पसंद ना करूँगा। बहुत मोहतात रहने की ज़रूरत है, सफ़ेद फार्म बोला। लिजी कुछ ना बोली। उन्होंने खामोशी से खाना खाया, कॉफ़ी पी और फिर लिजी इसे वहीं छोड़कर बाहर चली गई। इमरान हेम्फ्रे निकोलाई के उठने का मुंतज़िर रहा। इस दौरान में वो भी कॉफ़ी पीता रहा था। लिजी के रुखसत हो जाने के बाद इसने वेटर से बिल तलब करने में जल्दी की थी। पता नहीं कब हेम्फ्रे भी उठ जाए और वो इसका सुराग खो बैठे। हेम्फ्रे इत्मीनान से बैठा पाइप के कश लेता रहा। कतई मालूम नहीं होता था कि वो किसी किस्म की उलझन या बेचैनी का शिकार है। इसका चेहरा बिल्कुल पुरसकून था। वो मौमर ज़रूर था, लेकिन आंखों से जाहिर होने वाली तवानाई हैरत अंगेज थी और कवा भी मजबूत मालूम होते थे। थोड़ी देर बाद इसने पाइप की राख एस्ट्रे में झाड़ी और उठ गया। इमरान इस वक्त उठ गया था जब वो अपना पाइप खाली कर रहा था। फिर जब तक वो अपनी गाड़ी तक पहुंचता, इमरान सड़क पार करके अपने स्कूटर तक पहुंच चुका था। एक बार फिर ताकुब शुरू हो गया, लेकिन इस बार सफ़र ज़्यादा तवील नहीं था। हेम्फ्रे निकोलाई ने इसी इमारत के सामने गाड़ी रोक दी जहाँ योकावा पहले गया था। वो सूटकेस हाथ में लटकाए हुए गाड़ी से उतरा और इमारत में दाखिल हो गया। इमरान ने सर को खफीफ सी जुम्बिश दी और आगे बढ़ता चला गया। इसकी दानिश में यही हेम्फ्रे की मंजिल थी। इसे पहले ही से यकीन था कि वो खुद इसका ताकुब नहीं किया गया, लिहाजा वो यहाँ से सीधा एक ऐसे होटल में पहुँचा जहाँ एक कमरा पहले से किराए पर ले रखा था। यहाँ इसे मेकअप वॉश करके लिबास तब्दील किया और घर की तरफ को चल पड़ा। लिजी को फिलहाल छेड़ना नहीं चाहता था। इसे कबल सफदर से रिपोर्ट लेनी थी। फ़ोन पर उसके नंबर डायल किए, लेकिन जवाब ना मिला। शायद वो अभी तक घर नहीं पहुंचा था। अब इसे हेडक्वार्टर के नंबर डायल किए। सारी कॉलेज जूलिया ही रिसीव करती थी। दूसरी तरफ से इसकी आवाज़ सुनकर बहैसियत एक्स2 बोला, सफदर की कोई कॉल आई थी? नहीं जनाब, जूलिया ने कहा। थोड़े थोड़े वक्फे से उसे फ़ोन करती रहो।
जब मिले तो कहना कि जो रिपोर्ट इमरान को देनी थी वो बराह रास्त मुझे दे। बहुत बेहतर जनाब, जूलिया ने कहा। इमरान ने सिलसिला मुनक़ता कर दिया और X2 वाले फ़ोन से अटैच टेप रिकॉर्डर का जायज़ा लेता रहा। फिर उसे स्विच ऑन करके कमरे से बाहर आ गया। अब उसकी अदम मौजूदगी में सफदर की कॉल रिकॉर्ड हो सकती थी। कुछ देर बाद वो फिर सड़क पर नजर आया, लेकिन इस बार उसने स्कूटर गैराज में खड़ा करके गाड़ी निकाली थी। थोड़ी देर बाद इस इमारत तक जा पहुंचा जहां लिज़ी के कैंप का इंतजाम किया गया था। वो मौजूद थी। शब ख्वाबी के लिबास पर इसने रेशमी स्लीपिंग गाउन पहन रखा था। तुम कहाँ थे? वो इसे देखकर उठलाई। बस क्या बताऊं, कोई ऐसा फॉर्मूला तलाश नहीं कर सका, इमरान ने कहा। कैसा फॉर्मूला? लिज़ी ने पूछा। यही कि तुम्हें मजहब भी तब्दील करना ना पड़े और शादी भी हो जाए, इमरान ने कहा। क्या मतलब? लिज़ी ने कहा। शादी और क्या मतलब, इमरान बोला। किसकी शादी? लिज़ी ने पूछा। तुम्हारी और मेरी, इमरान ने शर्मा कर कहा और बिल्कुल चौगत नजर आने लगा। ये वहम कैसे पैदा हुआ कि मैं तुमसे शादी कर लूंगी? लिज़ी ने कहा। तब तो फिर मुश्किल है, इमरान बोला। क्या मुश्किल है? हम मुसलमान लोग तो शादी के बाद ही मोहब्बत कर सकते हैं, इमरान ने कहा। ये तो कोई बात ना हुई, लिज़ी बोली। मजबूरी है, तुम फिलहाल नामहरम हो, इमरान बोला। ये क्या होता है? लिज़ी ने पूछा। वही होता है कि इससे मोहब्बत नहीं की जा सकती, शादी के बाद महरम हो जाता है, इमरान ने कहा। तुम वाकई अहमक मालूम होते हो, मैंने तुम्हारे लिटरेचर के तर्जुमे पढ़े हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं, लिज़ी ने कहा। नावल पढ़े होंगे, इमरान बोला। हाँ, वो सब गैर इस्लामी नावल हैं। उनके मुसन्निफीन जहन्नम में जाएंगे क्योंकि पराई बहू बेटियों के पीछे हीरो लगा देते हैं, इमरान ने कहा। मैंने अनारकली का तर्जुमा पढ़ा था, बड़ा खूबसूरत ड्रामा है, लिज़ी ने कहा। क्या अंजाम हुआ था अनारकली का, ये भी याद है? इमरान ने बचकाना खौफ और दहशत का इजहार करते हुए पूछा। तुम मजहबी आदमी मालूम नहीं होते, लिज़ी ने कहा। कुछ भी हो, मैं शादी के बगैर मोहब्बत नहीं कर सकता, इमरान ने कहा। मत करो, लिज़ी बोली। यानी के तो फिर? इमरान ने अहमकाना अंदाज में आंखें फैलाकर पूछा। तो फिर कुछ नहीं, तुमने युकावों को शिकस्त देकर मुझे जीता है। अरे तो जीत कर क्या अचार डालूंगा, इमरान बोला। अचार क्या? मुरब्बे का भतीजा। तुम्हें अचार कैसे समझाऊं? अलबत्ता चखा सकता हूँ, इमरान ने कहा। तुम बहुत ज्यादा थके हुए लगते हो, आराम करो, लिज़ी बोली। नहीं, मैं आराम नहीं कर सकता, इमरान बोला। क्यों? पहले इसका फैसला होना चाहिए, इमरान ने कहा। किसका? लिज़ी ने पूछा। मैं तुमसे शादी करूं या ना करूं, इमरान ने कहा। शादी फजूल चीज़ है, लिज़ी ने कहा। फिर मोहब्बत कैसे कर सकूंगा? क्या मोहब्बत ज़रूरी है? लिज़ी ने पूछा। नावलों में यही पढ़ा है मैंने कि जब दो आदमी मिलते हैं तो मोहब्बत हो जाती है, इमरान ने कहा। तुम्हारा क्या बिगड़ेगा, हो जाने दो, वो शरारत आमेज अंदाज में मुस्कुराई। इमरान कुछ कहने ही वाला था कि वो संजीदगी इख्तियार करती हुई बोली। मुझे हैरत है। किस बात पर? इमरान ने पूछा। सारा दिन गुजर गया लेकिन तुम्हारी एक भी फ़ोन कॉल नहीं आई, लिज़ी ने कहा। किसकी आती? मेरा बस वही एक दोस्त है जिससे तुम भी वाकिफ़ हो, इमरान ने कहा। और किसी से दोस्ती नहीं है? लिज़ी ने पूछा। नहीं, मुझे कभी ज़रूरत ही महसूस नहीं हुई। दोस्त वक्त बर्बाद करते हैं और कर्ज ले लेते हैं, इमरान ने कहा। तुम्हारे फ़ोन का क्या नंबर है? इंस्ट्रूमेंट पर मौजूद नहीं। 50,212, इमरान ने कहा। अच्छी बात है, मैं कुछ देर सोना चाहती हूँ। रात किसी नाइट क्लब में गुजार देंगे, लिज़ी ने कहा। टाटा, इमरान हाथ हिलाकर बोला। वो सोने के कमरे की तरफ चली गई और इमरान ड्राइंग रूम में ही बैठा रहा। इसने आंखें बंद कर ली थीं और वो किसी गहरी सोच में मालूम होता था। तकरीबन 15 मिनट तक यही हालत रही, फिर चौंका और घड़ी पर नजर डाली। अब वो दबे पांव लिज़ी की ख्वाबगाह की तरफ जा रहा था। दरवाजे पर पहुंचकर इसे आहिस्ता से धक्का दिया, लेकिन वो अंदर से बंद था। कुफल के सुराग से अंदर झांका, वो चत लेटी सो रही थी। हैंडबैग इमरान के हाथ में था। इसे इसमें से एक छोटा सा गैस सिलेंडर निकाला। इससे रबड़ का एक पतला सा पाइप भी मुंसलिक था। इसने पाइप का सिरा कुफल के सुराख के जरिए दूसरी तरफ ख्वाबगाह में पहुंचाकर सिलेंडर से गैस खारिज करना शुरू कर दी। घड़ी भी देखे जा रहा था। 2 मिनट बाद गैस के अखराज का सिलसिला मुनक़ता करके नल की कुफल के सुराख से निकाल ली और फिर बड़बड़ाया। अब 3-4 घंटे तक आराम से सोती रहो। टेलीफोन ड्राइंग रूम में ही मौजूद था। वापस आकर इसे जूलिया से बहैसियत X2 रब्ता कायम किया। सफदर से अभी तक रब्ता कायम नहीं हो सके जनाब, जूलिया ने इत्तला दी। मॉडल कॉलोनी वाली इमारत का क्या रहा? इमरान ने पूछा। वहाँ पुलिस ने कोई लाश नहीं पाई। इमारत किराए पर देने के लिए खाली है, जूलिया ने बताया। कब से? इमरान ने पूछा।
पिछले 1 माह से जनाब, जूलिया ने कहा। मालिक कौन है? कमर्शियल बैंक की तहवील में है। मालिक गैर मुमालिक में रहता है, जूलिया ने कहा। इमरान ने इसके बारे में भी तफसील मांगी, जो टेलीफोन नंबर लिजी को हेम्फ्रे निकोलाई से मिला था। मैंने नोट कर लिया है जनाब, दूसरी तरफ से आवाज़ आई। मालूम करो कि ये नंबर किसके नाम अलॉट हुआ है और शहर की किस इमारत में है, इमरान ने कहा। बहुत बेहतर जनाब, जूलिया बोली। मैं आधे घंटे के बाद फिर रिंग करूंगा, इमरान बोला। बहुत बेहतर जनाब। इमरान ने सिलसिला मुनक़ता कर दिया, जेब से च्युइंगम का पैकेट निकालकर एक पीस मुंह में डाला और फिर इसे पुरतफक्कुर अंदाज में आहिस्ता आहिस्ता कुचलता रहा। फिर कुछ देर बाद सफदर के नंबर डायल किए। इसका फ़ोन इंगेज मिला। रिसीवर रखकर घड़ी पर नज़र डाली। 4 बज रहे थे। 15 मिनट बाद इसने फिर सफदर के नंबर डायल किए। इस बार घंटी बजने की आवाज़ आ रही थी। फिर सफदर की आवाज़ सुनाई दी। तुम कहाँ गायब हो गए थे? इमरान ने बहैसियत इमरान पूछा। बस कुछ ना पूछिए, वो तो जापानियों का एक हॉस्टल है। 15-20 अदद वहाँ मुकीम हैं। ये शख्स जिसका मैं ताकुब कर रहा था, पता नहीं कहाँ कहाँ लिए फिरा। आखिरकार इस इमारत तक जा पहुँचा जहाँ इन लोगों का क़याम है, लेकिन वो खुद उनसे अलग रहता है। वो एडल्फी ही में मुकीम है, कमरा नंबर 11, ग्राउंड फ्लोर। उसने एडल्फी में अपना नाम नातोपिंग दर्ज कराया है, सफदर ने कहा। उस पर गहरी नज़र रखो, इमरान ने कहा और सिलसिला मुनक़ता कर दिया। अब उसने फिर घड़ी देखी और हेडक्वार्टर के नंबर डायल किए। दूसरी तरफ से जूलिया की आवाज़ सुनाई दी। सबसे पहले इसने सफदर की रिपोर्ट पेश की थी, फिर वो इस टेलीफोन नंबर के बारे में बताना शुरू किया। वो नंबर किसी डॉक्टर हलुंदरी का है। इमारत 11 प्रिंसटन रोड है, जूलिया ने कहा। 11? इमरान घुराया। जी, 11 नंबर है इमारत का। अच्छा, इमरान ने कहकर सिलसिला मुनक़ता कर दिया। वो वही इमारत साबित हुई जहाँ योकावा पहली बार गया था और जो इसके कातिल हेम्फ्रे की भी मंजिल थी। इमरान थोड़ी देर तक खामोश बैठा रहा, फिर इसने अपने फ्लैट के नंबर डायल किए। दूसरी तरफ से सुलेमान ने कॉल रिसीव की। इमरान ने माउथ पीस में कहा, जोसेफ को फ़ोन पर भेजो। भेज दूंगा जनाब, लेकिन आटा ख़त्म हो चुका है और पैसे भी ख़त्म हो गए, सुलेमान की आवाज़ आई। उधार लेकर काम चलाओ, मैं 2-3 दिन के लिए शहर से बाहर गया हुआ हूँ, इमरान ने कहा। पैसे देकर जाया कीजिए ना, सुलेमान ने कहा। अच्छा बे, इमरान बोला। मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। अच्छा, जोसेफ को भेज, बकवास बंद, इमरान ने कहा। दूसरी तरफ से फिर कुछ ना कहा गया। कुछ देर बाद जोसेफ की आवाज़ आई। यस बॉस। नंबर 6 में फ़ौरन पहुँचो, इमरान ने कहा। अच्छा बॉस, जोसेफ बोला। नंबर 6 याद है? इमरान ने कहा। यस बॉस, अलगन रोड पर पहली इमारत। ठीक, फ़ौरन रवाना हो जाओ, इमरान ने कहा। अच्छा बॉस, और इमरान ने सिलसिला मुनक़ता कर दिया। तकरीबन 8 बजे लिज़ी जागी। कमरे में गहरा अंधेरा था। इसने उठकर रोशनी की और जमाइयाँ लेती हुई स्लीपिंग गाउन पहनने लगी। कमरे से निकली तो खिलाफ़े तवक्का दूसरे कमरे में रोशनी देखी। तो बेचारा अहमक मौजूद है, वो खफीफ सी मुस्कुराहट के साथ बड़बड़ाई। लेकिन ड्राइंग रूम में कदम रखते ही बौखला गई, क्योंकि वहाँ बेचारे अहमक की बजाय एक लहीम शहीम नीग्रो बैठा नजर आया। उसे देखकर वो खड़ा हो गया। खाकी वर्दी में था और दोनों जानिब होल्स्टरों में 2 रिवॉल्वर लटक रहे थे। तुम कौन हो? लिज़ी खिखलाई। मैं जोसेफ हूँ, इसने खुश्क लहजे में जवाब दिया। यहाँ क्यों आए हो? बॉस का हुक्म। बॉस? कौन बॉस? मैं इन्हें सिर्फ बॉस कहता हूँ, अपनी गंदी ज़बान से उनका नाम नहीं ले सकता, जोसेफ ने कहा। वो कहाँ है? लिज़ी ने पूछा। पता नहीं। क्या मेरे और तुम्हारे अलावा और कोई यहाँ मौजूद नहीं? लिज़ी ने पूछा। नहीं। वो फ़ोन की तरफ बढ़ी और फिर हेम्फ्रे के दिए हुए नंबर डायल करने लगी, लेकिन फ़ोन में ज़िंदगी के आसार नहीं थे। ओह, लाइन डेड है, वो जोसेफ को घूरती हुई बोली। जोसेफ कुछ ना बोला। लिज़ी ने रिसीवर रख दिया। चंद लम्हे खामोश रही, फिर बोली। इसने तुम्हें क्यों बुलाया है? मैं नहीं जानता, जोसेफ ने कहा। अच्छा, मैं कुछ देर के लिए बाहर जा रही हूँ, वो आए तो कह देना, लिज़ी ने कहा। ये नामुमकिन है। क्यों? लिज़ी बोली। तुम बाहर नहीं जा सकती, जोसेफ बोला। क्या मतलब? लिज़ी ने पूछा। मैं इससे ज़्यादा नहीं जानता कि तुम बाहर नहीं जा सकती, जोसेफ ने कहा। ओह, उसने और कहा और थके थके अंदाज से बैठ गई। जोसेफ भी इसके सामने ही बैठ गया। थोड़ी देर बाद लिज़ी ने कहा, खाने के लिए तो बाहर जाना ही पड़ेगा। सब कुछ यहीं मौजूद है, बाहर नहीं जाना पड़ेगा, जोसेफ बोला। तुम्हारा बॉस क्या करता है? लिज़ी ने पूछा। मैं नहीं जानता। ओह, तो इसने वक्ती तौर पर तुम्हारी खिदमत हासिल की हैं, लिज़ी ने कहा। मैं कई साल से उनकी मुलाजमत में हूँ, जोसेफ ने कहा।
उसके बावजूद भी तुम्हें नहीं मालूम कि वो क्या करता है? लिजी ने पूछा। नहीं, तुम झूठे हो, लिजी बोली। अगर ये बात किसी मर्द ने कही होती तो मैं इसकी गर्दन तोड़ देता, जोसेफ बोला। मैं बाहर जाना चाहूँ तो तुम मुझे रोक ना सकोगे, वो दिलावेज अंदाज में मुस्कुराई। कोशिश कर देखो, जोसेफ ने कहा। लिजी खामोश हो गई। थोड़ी देर बाद उसने नरम लहजे में पूछा, खाने पीने का सामान कहाँ है? किचन में, सब कुछ मौजूद है, रेफ्रिजरेटर भी चल रहा है, जोसेफ ने जवाब दिया। वो ड्राइंग रूम से उठकर किचन में आई। जोसेफ के बयान के मुताबिक वहाँ सब कुछ मौजूद था। वहाँ का जायजा ले चुकने के बाद दरवाजे की तरफ मुड़ी तो जोसेफ को खड़ा पाया। ओह, काले लोग मुझे हमेशा से अच्छे लगते हैं, वो मुस्कुराई। लगते होंगे, जोसेफ ने लापरवाही से शानों को जुम्बिश दी। जरा कॉफी के लिए पानी रख दो, और इटलाई। ये मेरा काम नहीं है, बॉस ने जितना कहा है इतना ही करूंगा, जोसेफ ने कहा। क्या कहा है बॉस ने? लिजी ने पूछा। तुम्हारी निगरानी, तुम्हें बाहर ना जाने दूं, जोसेफ ने कहा। अच्छी बात है, मैं खुद ही बना लूंगी। बिल्कुल अपने बॉस ही की तरह मालूम होते हो, वो हंसकर बोली। जोसेफ कुछ ना बोला। लिजी ने कॉफी का पानी हीटर पर रख दिया और मुड़कर जोसेफ को नीम व आंखों से देखने लगी। जोसेफ तो इसके चेहरे की तरफ देख ही नहीं रहा था। आखिर उसे बोलकर ही अपनी तरफ मुतवज्जा कराना पड़ा। क्या तुम कॉफी पियोगे? मुझे जरूरत होगी तो खुद बनाकर पी लूंगा, जोसेफ ने खुश्क लहजे में जवाब दिया। अगर मैं पेश करूं तो? मैं इनकार कर दूंगा, जोसेफ ने कहा। इंसानियत छू कर भी नहीं गुजरी, लिजी ने कहा। इस रिमार्क पर जोसेफ खामोश ही रहा। अब लिजी रेफ्रिजरेटर से खाने के लिए कुछ चीजें निकाल रही थी। 15-20 मिनट में इसने खाना भी खा लिया और कॉफी की 2 प्यालियां भी खत्म कर ली। जोसेफ जहां था वहीं बुत बना खड़ा रहा। सचमुच किसी बुत ही की तरह साकित और सामत था। वो किचन से निकली और मुड़कर देखे बगैर ड्राइंग रूम में आ बैठी। जोसेफ पीछे पीछे आया था। आखिर ये किस किस्म की निगरानी है? वो झिंझिलाकर बोली। 3 दिन तक इसी तरह मुसलसल निगरानी करूंगा, जोसेफ ने जवाब दिया। क्यों? मेरे कबीले का यही रिवाज है, जोसेफ ने कहा। मैं नहीं समझी। बॉस मेरी शादी तुमसे कराना चाहता है, जोसेफ ने गुस्सीले लहजे में कहा। क्या? लिजी बौखलाकर खड़ी हो गई। जोसेफ अपनी रूह में बोलता रहा। बाज़ औक़ात मुझे बॉस की ज़बरदस्तियाँ पसंद नहीं आती, लेकिन मजबूरी है, मैं इन्हें बाप भी तो कहता हूँ। मुझसे बोले, जोसेफ तुम तो क्रिश्चियन हो, इसलिए तुम्हारी शादी में कोई दुश्वारी पेश ना आएगी। लड़की को मजहबी तब्दील ना करना पड़ेगा। मैंने कहा, बॉस मैं शादी नहीं करूँगा। उन्होंने उदास होकर कहा। फिर इस लड़की का क्या होगा? मैं मुसलमान हूँ, इसलिए किसी क्रिश्चियन लड़की से शादी नहीं कर सकता, और इसे भी पसंद नहीं करता कि इससे मजहब तब्दील करवाने का कहूँ। लिहाजा तुम शादी कर लो। सो अब मैं तुम्हारी निगरानी कर रहा हूँ। मेरे कबीले का यही रिवाज है। मर्द अपनी मंगेतर की दिन रात बेहतर 72 घंटे निगरानी करता है, फिर शादी हो जाती है, जोसेफ ने कहा। मैं नहीं समझ सकती कि इस बकवास का क्या मतलब है, वो उलझ कर बोली। मैं खुद भी नहीं समझ सकता, जोसेफ ने बुरा सा मुंह बनाया। चंदला में कुछ सोचता रहा, फिर बोला। क्या तूने कभी उनके सामने भी कह दिया था कि तुम्हें काले आदमी पसंद हैं? जहान्नम में गया वो भी, और तुम भी। मुझे जाने दो, वरना हंगामा बर्पा कर दूंगी, लिजी ने कहा। काली आंधी आ जाए तब भी तुम्हें नहीं जाने दूंगा, बॉस का हुक्म है, जोसेफ ने कहा। मैं चीखना शुरू कर दूंगी, लिजी बोली। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर अपडेट आपको बर वक्त मिल सके।